गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सीरियसली घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, हम लोग ज्योग्राफी के क्रम में कुछ वीडियोस डाले थे हमने, उसी क्रम में आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे वायुमंडल के संदर्भ में। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं, देखते हैं वायुमंडल के बारे में। और सीरियसली जो भी चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जा रही हैं, सारे जर्नल्स के हमारे और जो वीडियोस आ रहे हैं, इसमें इंग्लिश के वीडियोस आ रहे हैं, हिस्ट्री के वीडियोस आ रहे हैं, अब कंटिन्यू हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और भी सब्जेक्ट्स रूटीन में स्टार्ट होने जा रहे हैं, जैसे पॉलिटी स्टार्ट होने जा रहा है इसके बाद में, और ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं। इसके बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह सीक्वेंस में धीरे धीरे सारे वीडियोस आपको दिए जाएंगे। जो भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, इस पे ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो फ्रेशनर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो लोग भी टॉपिक को अच्छे से समझें। इस नाते अभी स्टार्टिंग में हम लोग तथ्यों को थोड़ा इस रूप में दे रहे हैं कि जो बच्चों के पास एक संग्रह हो जाए चीज़ों को लेकर के। फिर उसके बाद जब थोड़ी समझ बन जाएगी, फिर उसके बाद में हम लोग लेक्चर सी डालने का प्रयास करेंगे कि सिर्फ बच्चों को लेक्चर से मिले। अभी शुरुआत में क्या होता है कि बच्चे उसको दिमाग से स्किप कर जाते हैं, वो वीडियो सुनते हैं, उसका कुछ मैटर नोट नहीं करते हैं। इस कारण हम लोगों ने बोर्ड पे कुछ तथ्यों को लिखने का प्रयास किया है कि जिससे कि उन बच्चों के पास ये संग्रह हो जाए और उसको वो सीरियसली अपना एक नोट्स बनाएं और उसको सीरियसली पढ़ें। और इस समय कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के दौर में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और अपने आप को सेफ रखना है, अपनी फैमिली को सेफ रखना है। तो इस नाते आप लोग सीरियसली सरकार के गाइडलाइंस का जो है उसको फॉलो करिए और सीरियसली घर पे पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में देखते हैं। वायुमंडल के टॉपिक को, वायुमंडल है क्या? एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से हर एक दिशा में, पृथ्वी से हर एक दिशा में जाने पर हमें रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन एक ऐसा संरचना मिलती है जिसमें गैसों का एक बहुत बड़ा संग्रह होता है, जिसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। जैसा कि मैंने भी बताया, न तो स्वादहीन होती हैं, रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, हमें एहसास नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में कोई वायुमंडल की एक संरचना होती है, उसमें बहुत सारी गैसों का संग्रह होता है। यही जो संग्रह है, यही एक्चुअल में वायुमंडल है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो पारदर्शी होता है, लेकिन जो सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, पृथ्वी के धरातल में प्रवेश कर जाती हैं और पुनः जब रिफ्लेक्ट होती हैं पृथ्वी के धरातल से, तो वो वापस नहीं जा पाती हैं। कुछ एक किरणें ही वापस जा पाती हैं, बाकी शेष किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में ही संग्रहित हो जाती हैं। तो यानी कि हमारा जो वायुमंडल है वो सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। समझ में आई बात इसके लिए आपको कि वायुमंडल क्या है? हमारा एक संरचना है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। इसमें तो जो सबसे बड़ी मात्रा में मिलते हैं, गैस मिलते हैं, धूलकण हैं, जलवाष्प है। ये एलिमेंट्स मिल करके एक वायुमंडल का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि वायुमंडल है क्या और संगठन इसका क्या है? तो वायुमंडल के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया। वायुमंडल का संगठन किससे मिलकर के बना होता है? तो इसमें मैंने कहा आपको बहुत सारी गैसें होती हैं। गैसों में आप देखेंगे तो कुछ गैसें होती हैं कि जो वायुमंडल के निचले हिस्से में रहती हैं, कुछ गैसें होती हैं वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में रहती हैं, कुछ गैसें ऐसी हैं जो कि क्रियाशील गैसें हैं, कुछ ऐसी गैसें हैं जो क्रियाशील नहीं है, मतलब किसी से क्रिया नहीं करती हैं, निष्क्रिय गैसों के रूप में है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जैसे जलवाष्प है, तो जलवाष्प का क्या रोल होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे धरातल का जो हमारी ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है, इसमें 2/3 हिस्सा हमारा क्या है? जल का हिस्सा है। तो जल का हिस्सा है, तो जल का भी कुछ, उसका भी वायुमंडल में कुछ इफेक्ट आएगा कैसे कि मतलब सूर्य है, सूर्य जब किसी पे मतलब धरातल पे या समुद्री क्षेत्रों पे अपनी किरणें बिखेरेगा तो क्या होगा? उसका पानी वाष्पित होकर के ऊपर जाएगा वायुमंडल में। तो एक तरह से बड़ी मात्रा में, चूंकि हमारे पास जल की मात्रा है, तो इस नाते वायुमंडल में हमारा जलवाष्प भी बनता है, बड़ी मात्रा में पहुंच जाता है। इसके अलावा धूलकण है। धूलकण जिसे उनका पिंडों से मिलकर के मिलते हैं, धूल, धुआं, राख जो हमारे हैं
वो उड़ते हैं, उससे वायुमंडल में जाते हैं। डिटेल इसकी सारी बताएंगे आप लोग, आप देखेंगे कैसे आते हैं। तो ये मूल रूप से 3 एलिमेंट्स मिलकर के हमारे वायुमंडल की संरचना करते हैं। इससे हम लोगों ने देखा है वायुमंडल का संगठन जो है कैसे बना है, किससे बना है। तो वायुमंडल के लिए मूल रूप से 3 चीजें महत्वपूर्ण है आपकी। एक तो पहली आपकी गैसें हैं, दूसरे हैं जलवाष्प हैं, तीसरे धूलकण है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि जो ये गैसें हमारी हैं, इन गैसों में अगर हम देखें तो इसका 3 बातें बताएं मैंने। जो संगठन है वो 3 से मिलकर के बना हुआ है। मूल रूप से गैसें हैं, जलवाष्प है और धूलकण है। तो गैसों में अगर हम देखेंगे तो गैसें 2 तरह की होती हैं। बताया अभी मैंने आपको कि एक तो हल्की गैस है, दूसरी भारी गैस है। ठीक है, तो पहले सबसे महत्वपूर्ण होती है जो गैसें, वो भारी गैसें हैं। भारी गैसें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि वहां पर निचले हिस्से में रहती है। जो वेटेड होगा वो चीजें कहाँ होंगी? वो निश्चित तौर से वायुमंडल के निचले हिस्से में होंगी, और जिनका वेट कम होगा वो काफी ऊंचाई पर होंगे। तो काफी ऊंचाई पर रहेंगे तो वहां पर मनुष्य और जीव नहीं रह पाएंगे। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी होंगे? भारी गैसें होंगे। तो भारी गैसों में हम देखेंगे तो 4 महत्वपूर्ण गैसें हमारी हैं, जो कि लगभग करीब में वायुमंडल का 99.99% है ना, ये वायुमंडल में विद्यमान है। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है भारी गैसों में वो नाइट्रोजन है। ठीक है, देख रहे हैं नाइट्रोजन है, 78.8% इसका है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो ऑक्सीजन आपका है। ठीक है, ऑक्सीजन दूसरी, जो कि बताने की जरूरत है नहीं। ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है? ये जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो या और कोई जीव हो, इन सभी के लिए क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के निर्भर जी नहीं सकते हैं। इनका वायुमंडल में लगभग करीब में 21% कहा जाता है, एक्चुअल में इनका 20.95% इनका रोल होता है। इसके अलावा तीसरे नंबर की जो महत्वपूर्ण गैस है वो आपकी ऑर्गन पड़ती है। लेकिन ऑर्गन एक क्या है, ये भारी गैस तो है लेकिन ये अक्रिय गैस है ना। क्या है? ये अक्रिय गैस है, भारी गैस की श्रेणी में लेकिन आती है, लेकिन ये क्रियाशील नहीं होती है और उसकी क्रिया नहीं करती है, ये अक्रिय गैस कहलाती है। इसका जो वायुमंडल में इसका जो संगठन में जो इसका रोल है वो 0.93% पड़ता है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भारी गैसों में आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन, जलवाष्प और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल के संगठन में इन 3 गैसों का बड़ा रोल है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक बेसिक बेस एलिमेंट है वायुमंडल के हमारे गैसों के, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प है, ओजोन है, ये महत्वपूर्ण गैसें हमारे यहाँ वायुमंडल में। इनका रोल है वायुमंडल को क्या महत्वपूर्ण रोल है, ये आगे के हम लोग भी देखने जा रहे हैं, देखेंगे। तो हमने बात की कि भारी गैसों में मूल रूप से 4 गैसें आपकी हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 गैसें हैं। इसके अलावा हमारी सारी गैसें जो है हल्की गैसें हैं और अक्रिय गैसों में से आते हैं। इनका मैंने बताया था कि इनके संगठन में जो रोल होता है वो 99.99% होता है। इसके अलावा मैंने ऐड किया है इसको प्लस करके, हल्की गैसें या अक्रिय गैसों में फिर इसके बाद नंबर आ जाता है। इनमें बहुत सारी गैसें आ जाती हैं आपकी, जैसे नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, हाइड्रोजन है, ओजोन है। इसके अलावा फिर आप में देखेंगे तो जलवाष्प है, धूलकण है, ये सब मिलकर के क्या वायुमंडल का संगठन है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए इस बात को आप। चलिए आगे देखते हैं। अब इनमें से जो गैसें हैं इनका क्या रोल है, ये किस रूप में उपयोगी हैं, ठीक है, भारी गैसों का क्या रोल है, हल्की गैसों का क्या रोल है ना। तो इसके बारे में देखते हैं, एक एक क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, जैसे नाइट्रोजन का जो रोल देखते हैं आप, नाइट्रोजन क्या है वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में है। ये लगभग करीब में 78.8% यानी लगभग 79% के लगभग के करीब रेशियो है। तो डेफिनेटली ये इसका रोल क्या होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन जब लेते हैं, मतलब मूल रूप से कहा जाता है कि ऑक्सीजन ही लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन जब लेते हैं तो साथ में नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है, हर जीव उसका भी उपयोग करता है। तो नाइट्रोजन का और क्या रोल है, जैसे वायुमंडल में ये है विद्यमान सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका क्या रोल और क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस में भी आप देखेंगे कि जैसे नाइट्रोजन का कि वायुमंडल में जो है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो कि नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है इसका मृदा में ऐसा बताया कि स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन करते हैं, इसका फिक्सेशन होता है, कैसे होता है, कौन करता है इसमें, तो इसमें देखते हैं। इसमें लेगुमिनस कुल के जितने भी पौधे
लेगुमिनस कुल में जितने भी वनस्पतियां या पौधे आते हैं ये सभी क्या करते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मृदा में स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा शैवाल है, शैवाल जैसे कि आप जानते हैं कि शैवाल जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाएगा, जलीय क्षेत्र में। और समुद्री क्षेत्र में बताया भी आपको कि 2/3 हिस्सा हमारा पूरी पृथ्वी का समुद्री क्षेत्र है और शैवाल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वहाँ पे भी करते हैं और ये जो शैवाल है ये ऑक्सीजन की आपूर्ति भी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा समुद्री क्षेत्रों से शैवालों से ही आती है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। तो हम क्या लेगुमिनस कुल के जितने भी पौधे हैं वे, इसके अलावा शैवाल तथा सभी दलहनी फसलें। अब दलहनी फसलों में जो भी आप ले लें, चना ले लें, मटर ले लें, दालें ले लें, उड़द ले लें, है ना, मूंग ले लें, ये सारी जो भी फसलें हैं दलहनी, ये क्या करती हैं, मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, किसका, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, इसी कारण से फसल चक्र में जब देखते हैं तो क्या किया जाता है कि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो फसलों में उपयोग में लाई जाती हैं यूरिया खाद में देखेंगे तो यूरिया, और उसमें देखेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो फसल चक्र के में आप जब देखते हैं तो आप उसमें ये कहा जाता है कि मृदा में नाइट्रोजन की कमी न हो, इस नाते एक सर्किल में दलहनी फसलों का उपयोग मतलब बोना चाहिए, कृषि भूमि में बोना चाहिए, जिससे कि उसकी बुआई करने से मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है फिक्सेशन ये, तो नाइट्रोजन के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब आगे देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जैसे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बेसिकली इसके बारे में बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, बहुत ऑलमोस्ट चीज़ें पता है। ये जानिए कि वायुमंडल के लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा लगभग करीब में नहीं के बराबर हो जाती है। 120 किलोमीटर धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग करीब में समाप्त होने लगती है उसके ऊपर जाने पर। ठीक है, समाप्त हो जाती है। और हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा विशुद्ध यानी कि शुद्ध रूप में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं वायुमंडल में हमारे। ठीक है, विमुक्त करते हैं। और सर्वाधिक शैवाल, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि सर्वाधिक ऑक्सीजन जो है शैवालों के द्वारा होता है, और शैवाल कहाँ मिलते हैं, समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमेजन के जंगल, जैसे कि उसको कहा जाता है कि पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में स्थित अमेजन के जो जंगल है ना, तो वो उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है उसको। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में विमुक्त करते हैं और शैवाल वायुमंडल में विमुक्त करती है। ऊंचाई मैंने बताया, और जंतुओं के लिए जानते हैं प्राणदायी गैस, जीव जंतु या मनुष्यों के लिए प्राणदायी गैस के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं आर्गन। आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ये अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अक्रिय गैसों की अगर बात करेंगे, जैसे सक्रिय गैस है या भारी गैसों में अगर देखते हैं नाइट्रोजन सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है, उसी तरह से अक्रिय गैसों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, अक्रिय गैसों में आर्गन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों में मात्र आर्गन ही एक ऐसी गैस है जो कि भारी गैसों की श्रेणी में आती है। जैसे आप क्रम में देखेंगे भारी गैस है और हल्की गैस। ठीक है, तो भारी गैसों में आप देखते हैं आर्गन, लेकिन आर्गन क्या भारी गैस भी है और संयोग से क्या होगी है ये अक्रिय गैस भी है। तो दो चीजें इसकी हैं। तो ये बाकी जितनी भी है, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो सारी हल्की गैसें हैं, लेकिन आर्गन, केवल आर्गन जो है वो क्या है, भारी गैस है। ओके, ठीक। इसके अलावा तीन सबसे महत्वपूर्ण, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और इसके बाद जलवाष्प और देन धूल के कण, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस पे बहुत चर्चा करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि जानते हैं आप, ये है वायुमंडल की ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है, यह भी वही ऊंचाई तक है और जलवाष्प भी आपका लगभग करीब में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मौसम विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विषय बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में ऐसी एक संरचना क्रिएट कर देती है, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है
कि एक लेयर बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में सघनता कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बढ़ गई है तो ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, हरित गृह प्रभाव का निर्माण करता है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसमें एक ऐसी संरचना बन जाती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अधिक मात्रा में हो जाता है तो एक लेयर बन जाती है, पूरे वायुमंडल में हमारी एक लेयर बन जाती है। लेयर बन जाने में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में एक लेयर बन जाती है। अभी आगे चल करके क्रम में बेटा हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि वायुमंडल का संगठन भी हम लोग देखेंगे, संगठन के साथ साथ हम लोग संरचना भी देखेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, वहां पर और बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम लोग आगे भी देखेंगे, तो वहां और स्पष्ट होगा आपके इसके बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में एक अधिक होने के कारण एक लेयर का निर्माण करती है। उस लेयर में क्या खासियत होती है कि उसमें सूर्य की किरणें आ तो जाती हैं लेकिन पार्थिव विकिरण की किरणें वापस नहीं जा पाती। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, बात की थी कि पार्थिव विकिरण के लिए हमारा वायुमंडल क्या है, अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं है। किसके लिए, विकिरण के लिए, सूर्य के विकिरण किरणों के लिए तो पारदर्शी है हमारा वायुमंडल, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। अपारदर्शी क्यों हो पाता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यही उसको बाहर नहीं जाने देती है। किसको नहीं जाने देती है, जो रिफ्लेक्ट होती है किरणें, दी किरणों को बाहर नहीं जाने देती है। इससे क्या होता है कि वायुमंडल का जो हिस्सा है जहां से कार्बन की लेयर बनी है वो क्या होता है, काफी गर्म हो जाता है, और उस गर्म होने के कारण से पूरी ग्लोबल वार्मिंग जो आप लोग चर्चाएं देखते हैं, बड़े पैमाने पर लोग इस पर चर्चा हो रही है, गत कई दशकों से इस पर बहुत विशद रूप से इस पर चर्चाएं चल रही हैं। इस पर आपने देखा कई सारी संधियां भी हुई हैं, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह 1997 वगैरह में हुआ, यहाँ पर मैंने जिक्र भी किया है। इसमें कार्बन की मात्रा को कमी करने के लिए इसमें प्लान किया गया, और जिसमें ये किया गया कि कार्बन की मात्रा घटाई जाए, अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण से दिख रहे हैं सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें क्या क्या और भी चीज़ें हैं, इसको देखते हैं। ये मौसम विज्ञान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यहाँ यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, मैंने बताया आपको, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। और आगे है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के सांद्रण बढ़ने से तमाम समान तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और ये मतलब ये होता क्यों है, एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड में का सांद्रण बढ़ता क्यों है बेटा, इसके पीछे दो कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों का ह्रास जो किया जा रहा है। वनस्पतियों का ह्रास करने का मतलब क्या है, वनस्पतियां, पेड़ पौधे जो काट दिए जा रहे हैं, पहला कारण है। उससे क्या हो रहा है कि जो वनस्पतियां होती हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में लेते हैं और क्रिया करके ऑक्सीजन के रूप में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर वनस्पतियों के कट जाने से कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ता जा रहा है। एक तो बड़ा कारण ये है। दूसरा है जीवाश्म ईंधनों का बड़ी मात्रा में दहन करना, ठीक है, जैसा मैंने इसमें दिया, जीवाश्म का दहन, जीवाश्म ईंधनों का बड़े पैमाने पर करने से उससे कार्बन निकलता है, तो कार्बन का सांद्रण हो रहा है। देखिए दूसरा मैंने दोनों के विनाश का कारण बताया इसमें से, ठीक है। तो इसको जब सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है बेटा, तो उसमें उसके टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए धरातल का, वायुमंडल का टेम्परेचर होना चाहिए, वो एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है। और इससे क्या होगा कि जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह हो पिघलने लगेंगे, और ग्लेशियर्स पिघलने से क्या हो जाएगा कि समुद्र लेवल, सी लेवल ऊंचा हो जाएगा, और भी तमाम सारी ऐसे प्राकृतिक जो जलवायु है आपकी वो परिवर्तित हो जाएगी। वर्षा जो हो आपके यहाँ, मानसून जो है वो भी इफेक्ट प्रभावित हो जाएगा, है ना, बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। इस कारण से आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया आपको क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किया गया, जापान में, है ना, संधि की गई, और तब से लेकर लगातार प्रत्येक वर्ष इस पर सबमिट होती रहती है, और इस पर कुछ नए नियम कानून जो सहमत देश हैं वो बनाते रहते हैं, इस पर कार्य करते रहते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसके अलावा ओजोन है। ओजोन की लेयर जैसे जानते हैं कि अभी हम लोग कल इसमें देखेंगे, समताप मंडल वाली लेयर में पाया जाता है। निचली जो लेयर होती है वायुमंडल की जो है वो क्या होती है, हमारी क्षोभ मंडल होती है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो क्षोभ मंडल की जो सीमा होती है उसके ऊपर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा मंडल मिलता है, उसमें ही पाई जाने वाली एक परत होती है, लेयर होती है ओजोन मंडल। ओजोन एक्चुअल में है क्या, ये ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के क्रिया करते हैं, तो एक लेयर बना देते, मतलब एक नई गैस का निर्माण कर देते हैं। इसमें ओजोन के 3 अणु, है ना, O3, ओजोन के 3 अणु मिलकर के क्रिया करके वो एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। ये जो लेयर बनती है ओजोन की लेयर,
ये समताप मंडल में बनती है। और समताप मंडल में आपने मैंने इसमें यहाँ पर मेंशन किया है आपको, समताप मंडल में लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर तक ओजोन मिलता है हमारा, ठीक है, 15 से 50 किलोमीटर के मध्य में। लेकिन उसमें भी अगर 15 से 35 किलोमीटर के मध्य देखेंगे तो इसकी सघनता अधिक होती है, ठीक है, ओजोन की सघनता अधिक होती है। अब ओजोन करता क्या है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी किरणें होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह हैं, जो घातक किरणें हैं, वो सीधे अगर धरातल पे पहुंच जाए तो वो बहुत सारा नुकसान पहुंचाएंगे यहाँ के जीवों पे, मनुष्यों में बहुत सारे उसके नकारात्मक इफेक्ट्स आएंगे। तो ये क्या करता है, ओजोन उन अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है या रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज देता है, और वही किरणें आ पाती हैं जो कि कम घातक, कम नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो ओजोन इस नाते हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ओजोन परत में क्या हो रहा है कि मनुष्यों की गतिविधियों के कारण से जो आज की डेट में जितने भी प्रशीतक वगैरह हैं, इनसे जिससे CFC वगैरह गैसें निकलती हैं, फिर उसके बाद में जो जेट विमान वगैरह हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जो गैसें निकलती हैं, इनसे क्या हो रहा है कि ओजोन परत में क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। एक्चुअल में क्या करते हैं कि ये गैसें जब ऊपर की तरफ जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ऊपर जाती है, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करने लगती है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण से जो O3 ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हैं, इनको तोड़ करके 2 बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस कारण से ये इसका ह्रास होता चला जा रहा है, और इसके ह्रास हो जाने से क्या होगा, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरातल पहुंचेगी, तो उससे क्या होगा, तमाम सारे नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे ऊपर, जैसे त्वचा स्किन कैंसर वगैरह के रोग हैं, ये बहुत सारी चीजें, उसे हम लोग आगे के क्रम में देखेंगे। तो ये ओजोन परत जो है, इसको संरक्षण को लेकर के भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। इसको लेकर के 1987 में ही मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर पड़ता है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर एक समिट की गई जिसमें ये कहा गया कि ओजोन परत को संरक्षण प्रदान किया जाए, नहीं तो फिर जीवन के लिए घातक हो जाएगा, मनुष्य के जीवन के लिए धरातल पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको लेकर के बच्चों 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है, समझौता किया गया था, ठीक, ओके। ओजोन हो गया। अब हम लोग देखते हैं जलवाष्प। जलवाष्प बच्चों में क्या है ना, और इसके बारे में थोड़ा सा इसके पहले हम लोग अभी थोड़ी चर्चा कर लें। देखिए हमारा जो वायुमंडल है, ये क्या है, गैसों का एक मिश्रण है, और जो आज वायुमंडल हमारा दिख रहा है एक्चुअल रूप में, ये कब से अस्तित्व में आया, कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। कैम्ब्रियन युग में ये वायुमंडल की जो संरचना बनी कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जलवाष्प के बारे में, अब जलवाष्प क्या है बेटा, जलवाष्प क्या, मैंने भी आपको जिक्र किया था, जलवाष्प यानी जल का वायुमंडल में पहुंच जाना, यही जलवाष्प है। कैसे, वाष्प बन के, तो वाष्प बन के कैसे जाएगा, जब इसमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट में सूर्य की जब किरणें किसी चीज को गर्म करेंगी, किसी चीज को मींस जल को गर्म करेंगी, तो उसकी जो है जल क्या होगा, वाष्पित होगा, वाष्पित होकर के कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, और वायुमंडल में जाएगा तो स्थिर हो जाएगा। तो अगर हम इस बात को कह रहे हैं तो आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जलवाष्प किस क्षेत्र में मिलेगा बेटा, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। डेफिनेटली सूर्य की किरणें जहां सबसे ज्यादा मात्रा में पड़ेगी, वहीं पर ही तो जलवाष्प से इससे ज्यादा जाएगा। तो कहां पड़ेगा, जैसे ग्लोब में हम देखते हैं तो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का इन्हीं क्षेत्रों में ही गतिमान रहते हैं, और भूमध्य रेखा के पास के एरिए में हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा, जलवाष्प ऊपर जाएगा, तो वहां पर जाएगा तो जलवाष्प की मात्रा वहां अधिक मिलती भी है। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा जलवाष्प की मात्रा मिलती है, लेकिन वायुमंडल में नहीं मिलती, क्योंकि वहां डेली वर्षा हो जाती है। तो जलवाष्प हमारा मिलता कहाँ है, ये भूमध्य रेखा, इसलिए देखिए आप, ये मैंने आपको यहाँ बनाया है, ग्लोब बनाया है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये ग्लोब हमारा है, ठीक है, और ग्लोब का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जलवाष्प भी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन बेटा यहाँ वायुमंडल में ज्यादा जलवाष्प नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि 24 घंटे में दिन में हमेशा 2 बजे 1 घंटे वर्षा होती है, बड़े पैमाने वर्षा होती है, तो वर्षा होने के कारण उस वायुमंडल का जितना भी नमी होता है वो सब नीचे चला जाता है, तो वायुमंडल में जलवाष्प रह नहीं जाता है। तो इस बात यहाँ ना होकर के इससे और आगे जाने पर, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, घटेगी, ठीक है। और ध्रुवों से मतलब भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की तरफ, चाहे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जब जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा घटेगी, लेकिन भूमध्य
रेखा पर अब जलवाष्प सबसे ज्यादा नहीं मिलेगा, मैंने अभी बताया क्यों, क्योंकि वहां वर्षा हो जाती है। लेकिन इसके अलावा के क्षेत्रों में यानी कि जो क्षेत्र उपोष्ण क्षेत्र या कहिए शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे वहां पर जलवाष्प की मात्रा मिलेगी। और जलवाष्प किन मौसमों किस वाले जलवायु में ज्यादा अच्छा मिलता है, जहां पे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होगी। कहीं की भी जलवायु अगर उष्ण और आर्द्र जलवायु है तो बेटा जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा वहां मिलेगी। जहां पर शुष्क होगा, शीत क्षेत्र होगा, वहां जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कम होगी। तो ध्रुवों पर जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी, भूमध्य रेखा की तरफ अगर हम आएंगे तो जलवाष्प की मात्रा अधिक मिलेगी। ठीक है, समझा क्या होगा? तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, यहाँ पर बीच में जाने पर भूमध्य रेखा की तरफ आने पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। और ये जलवाष्प होता क्या है वायुमंडल में, लगभग वायुमंडल के संगठन में लगभग जलवाष्प की मात्रा का रोल कितना होता है, ये लगभग कहीं 0% होता है, कहीं 1% होता है, मतलब 0 से लेकर के या 1% से लेकर के 4% तक आप आकलन कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि विषुवत रेखा से थोड़ा सा उत्तर या दक्षिण जाने पर यानी कि उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जब पहुंचते हैं तो वहाँ जलवाष्प की मात्रा लगभग 4% के करीब में आपको आसपास मिलेगी। और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो लगभग 1% करीब में आपको जलवाष्प की मात्रा मिलेगी, कम होता चला जाएगा। ठीक, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, देखिए इसमें वायुमंडल में जलवाष्प का आधारित वायुमंडल में जलवाष्प ताप आधारित होता है। ठीक है, ताप आधारित मतलब यहाँ पे मैंने कहा ना सूर्य की किरणें जहाँ मिलेंगी तो टेम्परेचर वहाँ बढ़ेगा तो ताप आधारित होगा, वहाँ ज्यादा मात्रा मिलेगी। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और भी ध्यान रखना है, उन क्षेत्रों में से रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा, शुष्कता होगी, तो वहाँ पे नमी मॉइस्चर रहेगा नहीं बेटा, तो मॉइस्चर न रहने के कारण से वहाँ के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा नहीं होगी या बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यह वायुमंडल में 0 से 4% में पाया जाता है। गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में यह लगभग करीब में क्या है 4% की मात्रा में पाया जाता है बेटा, जबकि ध्रुवों तथा रेगिस्तानी शुष्क प्रदेशों में यह 1% से भी कम मात्रा में पाया जाता है। ओके, ठीक है। और लगभग करीब में धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर बेटा 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जलवाष्प की मात्रा लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जलवाष्प के बारे में हम लोगों ने देखा था, उसके बारे में देखा ना, ये 5 धरातल से लगभग करीब में ये 5 किलोमीटर, वैसे मिलता है एक्चुअली ये 90 किलोमीटर तक है, जलवाष्प की मात्रा मिलेगी 90 किलोमीटर तक, लेकिन ये 5 किलोमीटर तक लगभग 90% इसका हिस्सा यानी मैक्सिमम हिस्सा 5 किलोमीटर यानी कि क्षुब्ध मंडल वाले हिस्से में, ध्यान रखिएगा इसको, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा आगे। तो जलवाष्प की मात्रा लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर लगभग 90% जलवाष्प की मात्रा वहां मिल जाती है। वैसे जलवाष्प 90 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 90 किलोमीटर ऊंचाई तक और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्लियर, चलिए तो वही बात हम देखिए, भूतल से लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% भाग पाया जाता है। यह भी यहाँ पर भी मतलब यानी कि जैसे जलवाष्प जो है बेटा, ये एक चीज और भी देखेंगे आप, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। देखिए यहाँ मेंशन किया मैंने, यह भी कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, अब कैसे ये करता है बेटा, जहां वायुमंडल में ये विद्यमान होगा वहां पर क्या करेगा, एक लेयर सा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है, सेम ऐसी कंडीशन इसकी भी लेयर की बनती है जहां पर जिन क्षेत्रों में मिलेगा, बट ये है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एक सर्किल पूरी बना देती है, पूरा एक वायुमंडल को कवर कर देती है, लेकिन जलवाष्प जिन क्षेत्रों में होगा वही कर पाएगा। ये थोड़ा अंतर है इसमें, उस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा जहां जलवाष्प होगा वहीं पर ग्रीन हाउस इफेक्ट दे पाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो टोटल वायुमंडल में जहां पर वो पूरा एक सर्किल का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जलवाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन होते हैं। अगर वायुमंडल में जलवाष्प ना हो बेटा तो वर्षा कहां से होगी, वर्षा होना संभव है क्या, नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे हम लोग इसका ये जब ये जलवाष्प का संघनन बड़ी मात्रा में, जब ज्यादा मात्रा में जलवाष्प हो जाता है तो एक बूंदे दूसरी बूंदों से कलेक्ट होकर मिलती हैं तो संघनन होने लगता है। संघनन वर्षा होने लगी, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्षा करने लगेगा। ठीक है, वर्षण होगा तब विभिन्न प्रकार के जैसे बादल है, तुषार है, जलवृष्टि है, हिम है, ओस है, ओला आदि सबका निर्माण जलवाष्प के कारण ही होता है। और समस्त जलमंडल का लगभग करीब में 0.001% ठीक है हिस्सा जल का हमारे जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। यानी वायुमंडल में अगर हम देखें तो कितना है
0.001%, ठीक है। हिस्सा क्या है, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। और विषुवत रेखा से वही बात जो मैंने आपको समझाई थी, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, घटती है। चलिए आगे देखते हैं। और ये तो मैं बता देंगे आपको कि जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। अब अगला बेटा सबसे महत्वपूर्ण धूल का कण, धूल वाले कण ये वायुमंडल में कैसे पहुंचते हैं, क्या इनका रोल है, देखते हैं इसमें। धूल कण जो होते हैं वायुमंडल में गैसों का एवं जलवाष्प के अलावा कुछ छोटे छोटे कण बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे ये धूल कण आते हैं, और इनमें मतलब जिसे एक तरह से कहिए कि वायुमंडल तो हमारा गैस तो रखे हुए हैं और जलवाष्प भी रखे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो छोटे छोटे धूल के कणों को भी अपने में समाहित करने का, रखने की पावर है, शक्ति है, किसमें, हमारे वायुमंडल के संगठन में, ठीक है। किसकी शक्ति है, इसको रखने की, धूल कणों को भी रखने की। अब धूल कण आते कहाँ से हैं, कैसे हैं, इनको देखते हैं हम। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमारे फिर वही बात करूंगा, सबसे ज्यादा क्षेत्र क्या मिलता है, जलीय क्षेत्र मिलता है। और जल हमारा कैसा है, खारा है। तो खारा जल जब वाष्पित होगा बेटा, तो उसके साथ क्या नमक भी तो जाएगी, वाष्पीकरण उसका भी तो होगा, क्योंकि उसको हालांकि जलवाष्प जब जाती है, ये तो सत्य बात है कि जलवाष्प जाती है तो शुद्ध जल जाता है, जलवाष्प शुद्ध होता है, लेकिन उसमें कुछ नमक की मात्रा डेफिनेटली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नमक की मात्रा वायुमंडल में पहुंच जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे धूल, धुआं, राख हम लोग जो उड़ाते हैं, यह भी वायुमंडल के हमारे हिस्से में जाता है, ठीक है। इसके अलावा उल्का पिंड वगैरह है, ज्वालामुखी उद्गार वगैरह से जो राख वगैरह धुआं निकलती है, ये सब वायुमंडल में जाकर के धूल कण का निर्माण करते हैं। अब ये धूल कण क्या करेगा, वायुमंडल में रहेगा, देखिए क्या क्या करता है, बहुत अच्छी चीजें करेगा इसमें। यही धूल कण ना होते तो आज हमें आकाश जो नीला दिखाई देता है वो आकाश नीला नहीं दिखाई देता, इसका रिफ्लेक्शन होता है कैसे। उसके अलावा हम लोग सुबह और शाम में अक्सर देखते हैं, आप जो गोदावरी का जो टाइम होता है उस समय आप देखते हैं कि सूर्य का जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो एक अच्छा सा एक उसकी लाइट आती है सूर्य की, वो किस कारण से आती है, ये धूल कणों के कारण ही सूर्य की जो 7 रेज है ना, किरणें हैं, वो जब कणों पे पड़ती हैं, टकराने से उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एक जो आपका एक मनोरम दृश्य है, आंखों को भाने वाला दृश्य, ठीक है, वो दिखाई देता है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, कहाँ से आता है वायुमंडल में ये कण। तो ये कण जो है कौन से, धूल के कण, समुद्री नमक, बारीक मिट्टी, धूल की कालिमा। अब धूल की कालिमा कहाँ से, ज्वालामुखी उद्गार से आएंगे, या जो बहुत बड़ी पैमाने पे जंगल वगैरह जलेंगे, धूल वगैरह जाएंगी, है ना, जलेंगे, तो उससे जो जाएगी धूल, वहां से धूल, राख और उल्का पिंडों के टूटने से ये मिलते हैं। ये प्रायः क्या करते हैं, ये वायुमंडल के किस हिस्से में मिलेंगे बेटा, निचले हिस्से में मिलेंगे ना, ओके। वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। धूल कणों का सर्वाधिक जमाव कहां पर होता है, उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवाओं के कारण होता है। देखो जहां पर सूखी हवाएं होंगी तो वहीं पर तो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ करके जा पाएगा, जहां पर नमी होगी तो वायुमंडल के निचले हिस्से में रह जाएगा। तो इसका अर्थ ऐसा है। धूल तथा नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। धूल और नमक के कण क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, नमी, आर्द्रता क्या करते हैं, अपने में ग्रहण करने का कार्य करते हैं, आर्द्रताग्राही की तरह कार्य करते हैं, जिससे जिसके चारों ओर जलवाष्प संग्रहित होने लगता है। यानी कि जो वायुमंडल में हमारे धूल कण हैं, जो जलवाष्प है ना, ये क्या करते हैं बेटा, एक जगह संग्रहित हो जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि जो जलवाष्प वगैरह है इन्हीं के पास ही कलेक्ट होने लगती है। इसी कारण से कोहरा, धुंध और बादल का निर्माण करने में भी इनका रोल आ जाता है, धूल कणों का, जैसे जलवाष्प का है ना, तो ये रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारा वायुमंडल है, सूर्य से आने वाली किरणों के लिए किरणों में प्रकीर्णन इन्हीं धूल कणों के कारण से ही होता है। प्रकीर्णन मैंने अभी बताया, जैसे कि सूर्य की किरणें आती हैं तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है बच्चों, इन्हीं धूल कणों के कारण से ही होता है, ठीक है। और जिसके कारण से आकाश का जो रंग है वो नीला हमें दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के या गोधूली के समय में जो मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं हमको, किसके कारण से, ये धूल कणों के कारण से। तो ये आज का टॉपिक थोड़ा सा हम लोगों का था वायुमंडल को लेकर के संगठन को लेकर के। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको चर्चा क्यों की, क्योंकि बेटा जब आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, और इसमें आप देखेंगे कि हाँ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, जलवाष्प और धूल कण, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे वायुमंडल के, जिनके बारे में आपको आज पता चला।
ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से पता हो गई होंगी। अब इसको लेकर के जब हम लोग पढ़ेंगे अब वायुमंडल का संगठन के बाद में वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है, संरचना क्या है, लगभग कहा जाता है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल पाया जाता है। उसके बाद में अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद के हिस्से में ये सारी चीज़ें इसके बाद वाले वीडियो में कल हम लोग देखेंगे। अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसके क्रम में हम लोग देखते जाएंगे, और इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये हम लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को बेटा मिलता जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ही उपयोगी हैं। जब आप प्राकृतिक इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट वगैरह के टॉपिक में देखेंगे तो इसके बार बार जिक्र आएगा कि आप ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत, जल वाष्प, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं स्पष्ट होगा तो बेटा ये कन्फ्यूजन आपको बना रहेगा, है ना। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे अगली वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।